इज़राइल और ईरान जिसका आपने ज़िक्र किया उस पर लौटें तो इज़राइल की एक अंडरकवर एजेंट कैथरीन पेरेज़ शकदम के आजकल बहुत चर्चे हो रहे हैं। उन्होंने जिस तरीके से ईरान को नुकसान पहुंचाया, अंदर घुसकर और ईरान के टॉप लीडर तक अपनी पहुंच बनाई, किस तरह से उन्होंने ईरान की जड़ें कमज़ोर की, एक जासूस के तौर पर किसी को शक भी नहीं होने दिया। देखिए, कैथरीन परेज़ जो हैं वो एक जूइश फैमिली से आती हैं, फ्रांस में वहाँ उनका जन्म हुआ। उसके बाद वो लंदन गई जो है पढ़ाई करने के लिए। उसके बाद एक मुस्लिम व्यक्ति के साथ उनकी जो है शादी हुई यमन में, और वहीं पर उनको जो है रेडिकलाइजेशन का एक जो है पहला पाठ जो है पढ़ाया गया, और उसके बाद उन्होंने अपना नेविगेट किया और वो ईरान पहुंची, और तेहरान में उन्होंने जो IRGC के कमांडर्स हैं उनकी, और वो मोसाद की एजेंट थी। देखिए 2022 के एक इंटरव्यू में कैथरीन ने कहा है कि ये सब गलत है, मैं मोसाद की एजेंट नहीं हूँ, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन सच तो किसी को नहीं पता। आज तक जितने भी मोसाद के एजेंट हैं कोई सामने तो आया नहीं ये बताने के लिए कि मैं ही मोसाद का एजेंट था या मैंने ही ये काम किया। तो कैथरीन की जो कहानी बताई जाती है कि वो एक मोसाद की एजेंट थी, और कैथरीन जो है किसी तरीके से तेहरान पहुंची, और वो फ़ारसी तो अच्छी बोलती ही थी, लेकिन उनको रिलीजियस टेक्स्ट की जो नॉलेज थी बहुत उम्दा थी। तो वो किसी तरीके से खमेनाई के इनर सर्कल में पहुंची। खमेनाई जो कि सर्वोच्च नेता हैं ईरान के, बिल्कुल सुप्रीम लीडर हैं। और खमेनाई ही नहीं, उन्होंने एक इंटरव्यू लिया इब्राहिम रईसी का, जो कि वहाँ के राष्ट्रपति रह चुके हैं। अभी हाल ही में कुछ ही महीने पहले एक हेलीकॉप्टर क्रैश में उनकी हुई। तो ये बताया गया कि जो खमेनाई की खुद की वेबसाइट है, खुद के ब्लॉग्स हैं, वहाँ पर इनके आर्टिकल्स जो हैं छपे। आप रईसी को देखिए कि कितना क्लोज इनका नेटवर्क था कि वहाँ पर भी इन्होंने इंटरव्यू किया, और जो IRGC के कमांडर्स थे उनके साथ भी इनकी मीटिंग्स हुई। उनकी जो वाइफ थी, उनकी जो पार्टनर्स थे, उन सब के साथ इनकी मीटिंग होती रही। और ये कहा जाता है कि मोसाद को एक बहुत ही क्रिटिकल उन्होंने इंटेलिजेंस प्रोवाइड की कि IRGC के कमांडर्स की मूवमेंट क्या होती है, आर्मी के जो ईरान के लोग हैं वो कहाँ कहाँ पर अपना नेटवर्क बेस करते हैं, साइट्स को लेकर न्यूक्लियर साइट्स कहाँ पर हैं, बेसिस कहाँ पर हैं। तो ये सब जो है एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट था मोसाद के स्पाई ऑपरेशन का। और आप देखिए जो 12 दिन का युद्ध भी हुआ, पहले तो एक बहुत ही हिस्टोरिक था 6 डे वॉर कई सालों पहले। अब ये 12 दिन का युद्ध हुआ जिसमें इजराइल ने बोला, एक प्रण लिया कि ईरान की जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है या कमांड कंट्रोल सेंटर्स हैं उनको हम पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर देंगे, हम ख़त्म कर देंगे। और उसी के तहत वो इंटेलिजेंस कैसे आया, कहाँ से आया? कुछ तो ऐसे लोग रहे होंगे तेहरान में और बाकी जगहों पे जो इंटेलिजेंस मोसाद को प्रोवाइड कर रहे होंगे। और एक बहुत दिलचस्प बात है कि ईरान के पूर्व राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेजाद ने पिछले साल अक्टूबर 2024 में बड़ा एक दिलचस्प बयान दिया कि जिस सीक्रेट सर्विस के प्रमुख को इजरायली जासूसों को पकड़ने के लिए नियुक्त किया गया था वो खुद ही इजराइल के एजेंट निकले। आप देखिए ना, मुझे तो इतना भी ज्ञान है मतलब कि जासूस किस हद तक घुस सकते हैं सिस्टम में और कैसे खोखला कर सकते हैं अपने दुश्मन देश को। मतलब ये इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल है, बहुत बड़ी मिसाल है। और आप ये देखिए कि क्या आपको लगता है कि सिर्फ ये जूइश लड़की ही कैथरीन परेज़ हैं, इसी ने सिर्फ किया होगा? मुझे तो लगता है कि हज़ारों ऐसे स्पाई होंगे या रिक्रूट्स होंगे या ओवरग्राउंड वर्कर्स होंगे जो इजराइल के लिए वहाँ पर काम कर रहे होंगे। इतना ही नहीं, मैं आपको ये भी कह सकता हूँ कि कई सालों के बाद ये भी सामने आएगा कि IRGC या ईरान की जो आर्मी है, जो थल सेना है, उनके कुछ ऐसे ऑफिसर्स थे जो इजराइल के लिए काम कर रहे थे। तो ये है मोसाद का नेटवर्क। और ये मोसाद का नेटवर्क आज ही नहीं आया है। कई सालों पहले जब होलोकॉस्ट हुआ, जो बर्बरता जो है जूस के साथ हुई, उसके बाद भी उन्होंने प्रण लिया। जो पहली राष्ट्रपति थी, प्रधानमंत्री थी इजराइल की, उन्होंने ये प्रण लिया कि हम जितने भी ये नाजी हैं, चाहे वो अर्जेंटीना में छिपे या कहीं और छिपे, हम वहाँ से पकड़ के उनको लाएंगे। और पकड़ के लाया और उनको सज़ा जो है वहाँ पर मिली। तो मुझे लगता है कि आतंकवाद का अगर आपको एक निपटारा करना है तो आपको एक ये प्रण तो लेना पड़ेगा। आपकी ये हॉट एंड कोल्ड जो है परस्यूट पॉलिसी नहीं हो सकती कि आज हम दोस्ती करेंगे और कल आतंकवाद का सामना करेंगे। आतंकवाद अगर है तो आपको इजराइल की तरह जो है उसका सामना करना पड़ेगा। एक हार्ड स्टैंड लेना पड़ेगा। सिर्फ हार्ड स्टैंड नहीं लेना पड़ेगा, आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपके पास ऑप्शन क्या है। आप देखिए इजराइल जोग्राफिकली जहाँ पर है, अरब देशों से पूरा घिरा पड़ा है, लैंडलॉक्ड है। उनके पास ऑप्शन नहीं है। दे हैव टू सर्वाइव। सर्वाइवल इज द ओनली ऑप्शन। और सिर्फ आप देखिए
रक्षा मामलों में ही नहीं, सिर्फ टेक्नोलॉजी में ही नहीं, सिर्फ इन्वेंशन में ही नहीं, एग्रीकल्चर में, बिल्कुल। पानी में कितना ज़्यादा उनका मतलब योगदान कितना है। छोटा सा देश है और जी। उस मुकाबले में कितना आगे बढ़ चुका है। बहुत। अगर हम इंडिया की तरफ लौटे, बात करते हैं इंडिया के कुछ लेजेंडरी स्पाइज की, जासूसों की, जिन्होंने अपने सर पर बहुत शानदार काम किया, और उनमें से एक हैं अजीत डोवाल, जो कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं 2014 से। बताया जाता है कि वो पाकिस्तान में अंडरकवर एजेंट बनकर 7 साल तक रहे, और खुद एक दिलचस्प किस्सा वो सुना रहे थे कि किसी ने एक बार उन्हें पकड़ लिया कहते हुए कि आप हिंदू हैं, लेकिन उन्होंने खुद को बचा लिया। तो किस तरह से इंडियन एजेंट्स ने देश के लिए काम किया, कुछ इम्पॉर्टेंट दिलचस्प किस्से डोवाल साहब के बताइए। देखिए, मैं ये भी कह सकता हूँ आपको कि डोवाल साहब वहाँ पर आई थिंक 81 से 87 तक पाकिस्तान में रहे, और बहुत ही अहम योगदान उनका वहाँ पर भी रहा, और बहुत ही जो है हम्बल पर्सनालिटी है उनकी। कोई उनको ऐसा ईगो नहीं है कि वो आईबी के चीफ रहे हैं, डायरेक्टर रहे हैं, उसके बाद करीबन 3 बार लगातार नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र रहे हैं। बहुत ही सॉफ्ट पर्सनालिटी उनकी बाहर से है, लेकिन जितनी सॉफ्ट वो बाहर से है, उतनी ही हार्ड, उतना ही शार्प वो अंदर से है। तो कुछ किस्से तो उन्होंने खुद मुझे सुनाए हैं, लेकिन क्योंकि वो एनएसए हैं अभी, और अभी उनकी ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसको रिस्पेक्ट करते हुए मैं वो नहीं बताना चाहूँगा। लेकिन